नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक आ रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूछते हैं सीए इंटर की कब आएगी। ये मेरा क्यूट क्वेश्चन आता है मेरे पास में, जब फाइनल की डालता हूं तो भैया इंटर का पूछते हो, इंटर की डालता हूं तो फाइनल का पूछते हो। पर मैं दे दूंगा, आज मैं ये फाइनल की ही डाल रहा हूं। और कुछ जो टॉपिक हैं वो कॉमन है, जैसे आईटीसी के 3 सेक्शन थे और आज एक मैं चैप्टर कवर करूंगा रजिस्ट्रेशन का, वो भी कॉमन है। तो मैं इसमें से निकालकर जितना रेलिवेंट पोर्शन है सीए इंटरमीडिएट के लिए निकालकर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर उनका डाल दूंगा अपने चैनल पर इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। एंड आज ही डाल दूंगा अनुश्री, आज ही। और अब मैं यहां पर जो आईटीसी के हमारे सेक्शंस रह गए थे, सेक्शन नंबर 19, 20 और 21, ये तीनों सेक्शंस सीए इंटरमीडिएट पर लागू नहीं होते। तो आप सीए इंटरमीडिएट वाले अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना ये आईटीसी के तीनों सेक्शंस उनको देखने जरूरी नहीं है। इसके बाद में चैप्टर आएगा मेरा मैनर ऑफ पेमेंट का, तो फिर वो चैप्टर आप कर सकते हैं। राइट, सब ठीक ठाक है जी। और मैं डाल दूंगा आपके लिए सी इंटरमीडिएट वालों में, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके लिए मैं आईटीसी का चैप्टर और एक रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, ये 2 चैप्टर का मैं आज आपको वीडियो दे दूंगा। आईटीसी और रजिस्ट्रेशन 2 चैप्टर बड़े बड़े और बेहतरीन और चैप्टर्स हैं, तो इनका इवन तीसरे का भी दे दूंगा। होपफुली, मैं कमिट तो नहीं कर रहा, बट होपफुली में तीसरा जो चैप्टर है आपका मैनर ऑफ पेमेंट, उसका भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा शाम को, पक्का। इन्हीं में से कट करके निकालना है वो। राइट, लव यू मेरा बच्चा। अनूप है, आयुषी है, राम है, रोशन है, भारत है और सुमित है, हितिका है, अनुश्री है, सब लोग आ गए हैं। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। और जब मैं बैठकर पढ़ाई करूं तो मान के चला करो कि बड़ी तसल्ली में हूं मैं, मतलब कूल माइंड से, कहीं गलती से भी मेरी स्पीड तेज ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं बैठ गया हूं आज। सेक्शन नंबर 19 ये बात करता है आपसे जॉब वर्कर के संबंध में। भाई मेरे, बात सीधी सी है और हम अच्छे से जानते हैं एक छोटी सी बात, और वो बात इस प्रकार से है। फटाफट से जरा मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा मालिक यहां पर आकर। ठीक है, यहीं पर आ जाते हैं। जॉब वर्कर, और कोई खाली सा पेज ना है भाई, ये मिल गया। जॉब वर्कर की बात हम कर रहे हैं। तो देखो भाई, यहां होता है एक आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, बिल्कुल ठीक है, और सामने होता है यहां पर आपका एक जॉब वर्कर। जॉब वर्कर आपका कुछ ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपना कोई फैब्रिक रंगवाना चाहता हूं और यह है एक रंगरेजा आदमी, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। और इसके पास जब मुझे अपना फैब्रिक भेजना है, ये रंगाई करके मुझे मेरा फैब्रिक वापस कर देगा। तो मैं जब इसको अपना फैब्रिक बेचता नहीं बल्कि भेजता हूं, और जब हम जानते हैं इसको जॉब वर्कर को फैब्रिक भेजा जाता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता और उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। मोरओवर, जब यहां से काम खत्म होने के बाद में मेरे पास से फैब्रिक लौट कर आ जाता है, रंगाई होने के बाद में, जॉब वर्क होने के बाद में, तब भी उस घटना को हम लोग यहां पर सप्लाई नहीं कंसीडर कर पाते और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। तो जॉब वर्कर के पास जा रहा हो या वहां से लौट कर आ रहा हो, जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। मोरओवर, जॉब वर्कर अपने यहां पर ये जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, क्या इस एक्टिविटीज के ऊपर जीएसटी की बात होगी? यहां पर ये एक सर्विस में अपना एंगेज्ड है, भले ही रंगाई के दौरान उसने कलर अपनी तरफ से इस्तेमाल किए हैं, बट स्टिल वो एक सर्विस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है एज पर शेड्यूल नंबर 2 के। ठीक है, उसके बाद में फिर ये घटना आपकी यहां पर इंट्रा भी देखकर चलेंगे। सप्लायर ऑफ सर्विसेज में जॉब वर्कर होता है, रेसिपिएंट इसका प्रिंसिपल आदमी वहां पर होता है जो सामने बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये बंदा टैक्सेबल पर्सन है, यानी कि इसका जो कारोबार है वो 10-20 लाख से ऊपर अगर निकल के जा रहा है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज इसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां तक सवाल है एग्जम्पशन का। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में अगर कोई इंटरमीडियरी प्रोसेस दी जाती है तो वो तो जीएसटी से एग्जम्प्ट होती है। अदरवाइज ऑल काइंड ऑफ जो जॉब वर्क होंगे वो आपके यहाँ जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, या
ट्रांजैक्शन नंबर 3 होती है। यहां पर बताया गया आईटीसी का सीन क्या रहेगा, आईटीसी के चैप्टर में है। तो बेसिकली यहां पर जब ये अपना मटेरियल लेकर आया था, फैब्रिक लेकर आया था, तो यहां इसको आईटीसी अवेलेबल हो जाता है जितने का भी बनता था। मान लो 18,000 का बनता था, ये 18,000 का आईटीसी इसको यहां पर मिल जाता है। अब आईटीसी को अपने पास सही सलामत रखने के लिए कंडीशन ये होती है कि भाई साहब आप ये जो लेकर आए उसे बिजनेस पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करके चलोगे, लेकिन जैसे ही इसे आगे के लिए यहां से रिमूव करता है तो यहां पर एक डाउट पैदा होता है कि बेटा ओए जा कहां रहा है तू, यहां जीएसटी तो भर नहीं रहा है, देन व्हाट अबाउट योर आईटीसी। ये रॉ मटेरियल सप्लायर कहता है ठहर जा भैया, टैक्स अधिकारी ठहर जा मैं ऐसा नहीं कि इसे बेचने नहीं जा रहा, मैं इसको, मैं कुछ काम है जो मुझे बाहर से करवाना है, लौटा के मैं इसको वापस ही लेकर आऊंगा, इसलिए थोड़ा सा तसल्ली रख ले, ये वापस आएगा लौट के। वो कह रहा लौट के आएगा, कह रहा हाँ, कह रहा कितने समय में आ जाएगा। तो यहां पर समय दिया जाता है 1 साल या 3 साल, अगर इनपुट है तो 1 साल का समय, अदरवाइज 3 साल का समय यहां पर दिया जाता है। कितने समय के अंदर अंदर ये यहां पर लौट कर आपका आ जाएगा। इसमें हालांकि एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, क्रमशः 1 साल और 2 साल का यहां पर एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। अगर ये लौट कर नहीं आता है तो फिर अधिकारी बोलेगा कि भाई साहब उस दिन तुम हमें मामू बना रहे थे, अर्थात अगर ये टाइम से लौट कर नहीं आया तो हम क्या करें। एक तो ऑप्शन ये आता है कि इसके आईटीसी को रिवर्स कर दीजिए, या फिर ऑप्शन ये आता है कि यहां पर आउटपुट जीएसटी लगा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि काम करेंगे अगर तू लौट के नहीं लाया, अपने गुड्स को लौटा के नहीं लाया है, तो हम ऐसे मान के चलेंगे जिस दिन तूने हमसे बहाना किया था कि मैं जॉब वर्कर के पास लेकर जा रहा हूं, उस दिन तूने माल को बेच दिया था, उस डेट पर हम उसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। जो भी ट्रांसफर चलान यहां से बन के गया था उसे इनवॉइस मान लेंगे, उसके आधार पर टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा और तेरी जीएसटी पेमेंट की ड्यू डेट उस बैक डेट पर जाकर निकल जाएगी और फिर तुझे जीएसटी इंटरेस्ट के साथ में भरना पड़ जाएगा। इसलिए एश्योर कीजिएगा कि आप विद इन द टाइम इनपुट और कैपिटल गुड्स को अपना वापस लेकर आ जाए। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए इस बंदे को, यानी कि मालिक तो यही होता है, यहां पर जो भी सामान तैयार हुआ है इसका मालिक कौन है, रॉ मटेरियल सप्लायर ही था। ठीक है। तो क्या ये से यहां से डायरेक्ट बेच भी सकता है। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल सप्लायर को यहां से कोई कस्टमर मिल जाता है तो डायरेक्टली इसको बेच सकता है, वही 1 साल या 3 साल का जो भी पीरियड है अपना, उसके अंदर उसको बेच सकता है। वो अगर बेचेगा, अगर इंडिया में बेचा है तो जीएसटी का पेमेंट करेगा, या फिर उसे इंडिया के बाहर 0 रेट्स सप्लाई में भी वो अपना यहां पर डाल सकता है। वैसे करके जो भी करना है उसे अल्टीमेटली टैक्स अधिकारी को यह भरोसा दिलाना है कि यहां पर टैक्स अधिकारी के साथ कोई खेल नहीं खेला गया था, वो जेन्युइनली बात कर रहा था, वो जॉब वर्कर के पास ही गया था। अगर लौट के आ रहा है तो इतने समय में लौटा के लिया, या फिर यहां से तू टैक्स भर दे। अगर डोमेस्टिक सप्लाई है, 0 रेट सप्लाई, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन दे दे। ये सब तेरे तयशुदा समय के अंदर 1 साल 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। ना तो यहां पर दिखा रहा है, ना लौटा के ला रहा है। ऐसे वाले हालात के अंदर डे 1 पर जो ट्रांसफर किया गया था उसे डीम्ड सप्लाई यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा और बंदे को जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। दूसरी बात, जब इसे यहां से लेकर जाता है तो इस बंदे को अपना एक गवर्नमेंट को क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर इंटीमेट भी करना होता है। आईटीसी 0 फॉर्म करके फॉर्म है, मैंने भर के भी दिखा रखा है वो फॉर्म आपको पोर्टल पर जाकर। सारी चीजें थ्योरी के पढ़ाने के बाद में पहले मैं आपको समझाता हूं, समझाने के बाद फिर लीगल कंटेंट के बाद फिर पोर्टल, तब बात समझ में आती है माय डियर पूरी तरह से। तो यहां पर जाकर आईटीसी 0 फॉर्म आपको पोर्टल पर जाकर भरना होगा। वहीं जो रिटर्न वाला सेक्शन आता है ना, वहां पे रिटर्न वाले में आईटीसी फॉर्म्स आते हैं, तो आईटीसी 1 2 3 1 2 तो मैंने आपको दिखाए भी थे। जो वहीं पर एक आईटीसी 4 करके फॉर्म आता है, वो वाला फॉर्म आपको भरना होगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपने जॉब वर्कर को माल ट्रांसफर किया है। क्योंकि यहां कहीं ना कहीं लूप में अधिकारी भी तो होना चाहिए ना, वो कहां से काउंट करेगा कि भाई आप समय से माल को वापस लेकर आए या नहीं लेकर आए। एक और चेक कराता है यहां पर, जब आप लौटा के लाते हो 1 साल 3 साल के अंदर आपका गुड्स आ जाना चाहिए, तो वहां पर ये बोला जाता है कि भैया अगर मान लीजिए बिल टू शिप टू मॉडल था, मान लीजिए इसका सप्लायर यहां पर बैठा हुआ था और इसने पहले अपने यहां लाता फिर आगे ले जाता, ऐसा ना करके इसलिए इसने क्या किया कि डायरेक्ट डिस्पैच करवा दिया। बिल टू शिप टू मॉडल के तहत डायरेक्ट माल डिस्पैच करवा दिया। बिल टू शिप टू मॉडल में जब थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पर हमारे गुड्स को रिसीव करती है तो ऐसे माना जाता है कि जैसे इसके द्वारा रिसीव किया हुआ गुड्स मतलब हमने रिसीव कर लिया है। तो ऐसे वाले मामले के अंदर 1 साल या 3 साल का जो पीरियड है वो यहां से काउंट किया जाएगा। नॉर्मल मेथड में जिस दिन रिमूवल होता है वहां से 1 साल 3 साल काउंट किए जाते हैं, लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो जिस दिन इसने जॉब वर्कर ने रिसीव किया था वहां से 1 साल या 3 साल का पीरियड काउंट किया जाता है। इज इट ओके? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। दूसरा, यहां पर कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी निकल कर आता है। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए कपड़े की कटिंग होती है मालिक, तो आप फैब्रिक लेकर जाते हो और सामने वाला व्यक्ति उस पर सिलाई कर देता है, तो कपड़े की कटिंग जो होती है वो किसकी होती है, यूजुअली किसकी होती है?
सर वो यूजुअली बेसिकली होती है लाइक आप वापस तो लेकर नहीं आते ना कि कपड़े की कतरन दो मेरे की, ऐसे करके नहीं आते आप, तो जॉब वर्कर की ही होती है बेसिकली। तो जॉब वर्कर लाइबल टू पे ड्यूटी ऑन दैट वेस्ट एंड स्क्रैप, बट माइट बी पॉसिबल कि जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड आदमी नहीं है। तो गवर्नमेंट का अधिकारी बड़ा चालाक है, कह रहा कि अगर ये नहीं दे पा रहा है तो फिर हम रॉ मटेरियल सप्लायर से ही हम इस वेस्ट एंड स्क्रैप के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट ले लेंगे। ड्यूटी मतलब सॉरी, जो वेस्ट एंड स्क्रैप के ऊपर जो जीएसटी है वो इसी से हम चार्ज यहां पर कर लेंगे। तो ऐसे करके यहां पर बात की जाती है। जहां तक सवाल है इसके संबंध में बुक्स ऑफ अकाउंट का, अगर ये बंदा रजिस्टर्ड है तो खुद मेंटेन करेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके ब्याह पर रॉ मटेरियल सप्लायर यहां पर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलेगा। अगर इस बंदे का रजिस्ट्रेशन है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जॉब वर्कर के प्लेस को दिखाएगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप में दिखाकर चलेगा। तो इतने सारे प्रोविजंस आते हैं आपके कनेक्टेड हैं जॉब वर्क के प्रोविजन से, जिनको पूर्ण रूप से समराइज और एनालाइज मैंने यहां पर आपका मालिक कर रखा है। ये ट्रांजैक्शन 1 हो गई, ये लौट के आना हो गया, यहां से बाहर की तरफ रवाना करना हो गया, ये थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी यहां पर हो गई, 1 साल 3 साल का समय हो गया। उसके बाद में वेस्ट एंड स्क्रैप के संबंध में बात हो गई। और दूसरी अहम बात यह कि अगर जॉब वर्कर आपका अनरजिस्टर्ड है तो रॉ मटेरियल सप्लायर की ड्यूटी बनती है कि जॉब वर्कर के प्लेस को डिक्लेयर करेगा अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, वेस्ट और स्क्रैप पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। इधर जो जॉब वर्कर अगर आपका रजिस्टर्ड आदमी है फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ले लिया, फिर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये कि ऐसे वाले मामले के अंदर जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर इसके प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप में दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन करेगा और वेस्ट के ऊपर भी जीएसटी का पेमेंट ये खुद ही यहां पर पे करके चलेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका जॉब वर्कर का। इसमें आपके 2 सेक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 143, और जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं उन सबका निचोड़ निकालकर मैंने आपके सामने यहां पर लाके रख दिया है। मुझे बताइएगा बाबू बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो हां बोल दीजिएगा ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। वीडियो लेक्चर्स फास्ट ट्रैक फ्रॉम टुडे फॉर May 21, होप टाइमली कर लूं। ओह वेरी गुड मेहर, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, इज इट ओके मालिक? क्या हम आगे बढ़ जाए? अवर कॉमर्स वर्ल्ड। बाबू पता है मैं आपकी कमेंट ना ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं बस आपका नाम लूंगा यहां पर, कमेंट यहां पे नहीं पढ़ता, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में देख रहे होगे ना इस वीडियो को, है ना, बिल्कुल एग्जाम टाइम जब चल रहा होगा और जब मैं यहां क्वेरीज ले रहा हूंगा तो वो क्वेरीज आपको ना इरिटेट कर रही होंगी, बिकॉज आपके पास ना समय बहुत कम होगा। तो इसलिए मैं बीच में क्वेरीज नहीं ले रहा। हाँ, आपका नाम जरूर लेता रहूंगा मैं। राहुल पांडे हैं, नमस्ते हैं। अक्षय अरोड़ा हैं, अवर कॉमर्स वर्ल्ड है। कश्यप हैं, द इनसाइट, दैट्स ग्रेट। समीर खान हैं और मिहिर हैं, अनूप हैं, निकिता हैं, मनीष हैं। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर जी। तो बाबू बस बता दिया करो जब कॉन्सेप्ट ओके हो जाया करे तो ऐसे स्माइली दे दिया करो या ओके थम्स अप, कुछ भी, कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। मैं कम समय में हर एस्पेक्ट को कवर करना चाह रहा हूं, मतलब कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ू ना, स्किप ना करूं, सारे के सारे पॉइंट को मैं कवर करके चलूं ताकि आप एग्जाम टाइम में इन रिवीजन वीडियोस पर कंप्लीटली रिलाई करके जा सके। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका यहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकली आता ही आता है। इसके संबंध में जो भी क्वेश्चंस मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज प्लीज सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर जरूर कर लीजिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है यार, देखा मतलब अक्सर पूछा जाता है आईएसडी पर बेस्ड। तो यहां पर होता क्या है, देखो मेरी बात समझना। कोई खाली पेज है क्या यहाँ पे आसपास? मेरी बात समझना, देखो नॉर्मली ये होता है मालिक कि यहां पर सप्लायर होता है और यहां पर होता है एक रेसिपिएंट आदमी, है ना। नॉर्मली ये इसको यहां पे सप्लाई करता है, इसके इनवॉइस के आधार पर ये बंदा अपनी किताबों के अंदर आईटीसी बुक कर लेता है। आईटीसी बुक किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 16, राइट सर, जिसके लिए इसको 12 कंडीशंस यहां पर फुलफिल करनी पड़ती हैं, तब जाकर इसको क्रेडिट मिल पाता है। 12 कंडीशन वही कि इनवॉइस रिसीव हो जाना चाहिए, सप्लाई रिसीव होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का टैक्स जमा होना चाहिए, 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन अच्छा, अगर ये आउटवर्ड इसकी जो सप्लाई आउटपुट जीएसटी होना चाहिए, ये बंदा रजिस्टर्ड आदमी होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इस प्रकार की 12 कंडीशंस यहां पर आती हैं, तब जाकर बंदे को क्रेडिट अलाउड रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में कोई और आ जाए, यहां पर आ जाता है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पर आ जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप हेड ऑफिस आप इसे समझ लीजिए।
और हेड ऑफिस जब बनता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके एक नहीं दो तीन रेसिपिएंट, 3-4 रेसिपिएंट उसके होते हैं, मल्टीपल रेसिपिएंट्स उसके हैं यहां पर आकर। और जो बिलिंग होती है, अच्छा यहां पर हेड ऑफिस क्या करता है कि थर्ड पार्टी जो सप्लायर है उसको यहां पर ऑर्डर देता है, ठीक है जी, थर्ड पार्टी को यहां पर ऑर्डर देता है और थर्ड पार्टी इसको यहां पर बिलिंग कर देती है और जो भी सर्विसेज देनी होती हैं वो सर्विसेज आगे इसको एक्चुअल में यहां पर दे दी जाती हैं। सर कस्टम कैसे करें? कस्टम के मैं कोई चेंजेस तो है नहीं, इक्का दुक्का नाम मात्र का चेंज है, तो आप कस्टम के जो पुराने पिछले वाले वीडियोस हैं उन्हीं को देख लो, 2 वीडियोस हैं, ठीक है। तो वैसे कोई कस्टम में चेंज नहीं है, तो फटाफट उसे निपटाओ। तो यहां पर सर्विस इसको दी जाती है, लेकिन जो ऑर्डर आया था वो यहां से आया था और जो इनवॉइसिंग है वो भी इसके नाम पर यहां पर कर दी जाती है, ठीक है ना मालिक? हाँ सर जी। तो मुझे एक बात बताइएगा जरा यहां पर आकर कि जब यहां से यहां को इनवॉइस कर दिया जाता है और सर्विस एक्चुअल में इस रेसिपिएंट ने यहां पर ली है, तो सर्विस किसको मिली? इस रेसिपिएंट को मिली है। क्रेडिट कौन बुक करेगा? अभी भी क्रेडिट यही बुक करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो इश्यू कर दिया जाता थर्ड पार्टी के द्वारा, आईएसडी को इश्यू कर दिया गया है, तो फिर ये अपनी किताबों में क्रेडिट कैसे बुक करेगा? तो आईएसडी से कहा कि भैया एक काम करो, आप डॉक्यूमेंट इसको यहां पर इश्यू कर दीजिए, उस डॉक्यूमेंट के दम पर ये अपनी किताबों में क्रेडिट ले पाएगा। सेक्शन 16 की जो पहली कंडीशन आती है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर का इनवॉइस है तो बहुत अच्छी बात है, सप्लायर का नहीं है तो आईएसडी का अगर इनवॉइस है तो आईएसडी के इनवॉइस के आधार पर आप अपनी किताबों के अंदर यहां पर क्रेडिट ले सकते हो। इज इट ओके? यस सर, आप यहां पर क्रेडिट ले सकते हो। और क्या जब इसके इनवॉइस के आधार पर क्रेडिट लिया जाएगा तो क्या 12 की 12 कंडीशंस पूरी नहीं करनी पड़ेंगी? हाँ यार, ये तो करनी पड़ेंगी, चाहे आप इसके इनवॉइस के दम पे कर रहे, बस इनवॉइस ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ तो सेम है। सप्लाई रिसीव भी होनी चाहिए, एक इनवॉइस भी इसके हाथ में होना चाहिए, आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी वाली होनी चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, सारी की सारी 12 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी अपनी किताबों में यहां पर क्रेडिट ले पाता है। ऐसे करके बात करी जाती है। सर अगर मल्टीपल रेसिपिएंट होते हैं तो क्या किया जाता है? कोई चिंता वाली बात नहीं बाबू, बस अंतर इतना है कि बिलिंग मतलब चीज ऐसे ना घूमकर इनडायरेक्टली यूं घूम कर आ रही है, ऐसे करके घूम के आ रही है। और वैसे भी मान के चलिए 4 ब्रांचेस थी, चारों ब्रांचेस का एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है और 1 लाख प्लस 18,000 रुपए का जो बिल था वो काटकर आईएसडी के नाम पर दे दिया जाता है। अब मुझे बताइए, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के मुताबिक क्या आईएसडी अपने बच्चों में इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या सॉरी जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए की उसे एलोकेट करेगा नहीं करेगा? बताइए ना। हेड ऑफिस क्या अपने बच्चों में इस कॉस्ट को एलोकेट करेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेगा, इसको भी सबको कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, कॉस्ट मिलेगी तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी अवेलेबल करवाएगा। यस सर। तो इसके लिए यहां पर एक इनवॉइस इश्यू कर देता है या चालान इश्यू कर देता है, जिसके दम पर कॉस्ट और जो जीएसटी है उसका एलोकेशन हो जाता है और उसी के दम पर ये अपनी अपनी किताबों में क्रेडिट बुक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आईएसडी तो ऑलवेज बांटेगा और सबको बांटेगा। एक चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से फेंका जाना, और यहां पर एक दूसरी चीज होती है कैच करना। ये तो ऑलवेज फेंकेगा ही फेंकेगा। अब ये कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता? जैसे मान लीजिए यहां पर एक रद्दी कागज है ये, और तैयार है ना, मैं फेंकने वाला हूं आपकी तरफ, और मैंने इसको आपकी तरफ ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है। क्या आप इसे कैच कर पाए? मैं तो फेंक दिया, लेकिन क्या आप कैच कर पाए? तो ऐसे ये तो ऑलवेज इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, लेकिन क्या ये अपनी किताबों में क्रेडिट ले पाएंगे या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए इनको 12 कंडीशंस पूरी करनी है। अब मान लीजिए कोई यूनिट इसकी अनरजिस्टर्ड भी है तो कॉस्ट तो उसको भी एलोकेट करेगा ना। अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो कॉस्ट तो उसको भी एलोकेट करेगा, और कॉस्ट एलोकेट होगी तो करस्पॉन्डिंग जीएसटी भी एलोकेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन आउटपुट इसका जीएसटी नहीं बनता है तो कॉस्ट तो एलोकेट होगी ना, जो ऊपर से आईएसडी के थ्रू, और करस्पॉन्डिंग जीएसटी भी एलोकेट होगा। हाँ, वो अलग बात है कि ये अपनी कमियों के कारण क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्रेडिट को कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो पक्का पक्का यहां पे करवाया जाएगा। बस इतना सा ही फंडा है और कुछ नहीं है। दूसरा, एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी बांटा जा रहा है क्या वो एज इट इज बांटा जाएगा या उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाएगी? देखिए, जहां पर जरूरत है वहां पर फॉर्म चेंज करी जा सकती है ताकि क्रेडिट को आसानी से बुक करवाया जा सके। तो उसमें बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो आपका ये आईएसडी वाला जो स्टेट है, जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, और इसकी जो यूनिट है वो भी मान लो चारों के चारों यूनिट उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी में ही है, फिर तो जो पीछे से जैसे लग के आ रहा है वो वैसा का वैसा ही बांट दिया जाएगा। अगर आईएसडी और ये दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं फिर तो जो जैसे लग के आ रहा है उसको ऐसे ही बांट दिया जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके स्टेट अलग अलग हैं, जैसे मान लो ये तो यूपी में है और एक इसकी यूनिट एमपी के अंदर आती है या दिल्ली के अंदर आती है, तो वहां पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पीछे से आईजीएसटी लग के आ रहा है तो आईजीएसटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कोई भी स्टेट हो कैसा भी हो तो सबके लिए फ्री होता है। आईजीएसटी तो ऑलवेज आईजीएसटी के रूप में ही बटेगा, लेकिन बाकी के केस में कन्वर्जन किया जा सकता है। कैसे करेंगे भला, आइए मैं आपको बताता हूं।
यहां पर ऐसे करके चलेंगे मालिक, ये दे रखा है आईजीएसटी ऑलवेज आईजीएसटी के रूप में बटेगा। स्टेट ऑफ आईएसडी एंड रेसिपिएंट, स्टेट ऑफ आईएसडी, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, स्टेट ऑफ आईएसडी एंड रेसिपिएंट यूनिट, एंड रेसिपिएंट यूनिट अगर वो सेम है फिर तो कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा बांट दीजिए। सीजीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी, जो जैसा है वैसा बांट दीजिए। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो क्रेडिट बुक करने में दिक्कत आ सकती है, और आएगी ही आएगी। तो वैसे वाले हालात के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी को आप आईजीएसटी के रूप में बांट सकते हैं। इन तीनों को आप आईजीएसटी करके बांटा जा सकता है। भले ही आईएसडी को पीछे से सीजीएसटी, एसजीएसटी का ब्लेम मिला हो, लेकिन वो आगे उसे आईजीएसटी करके जीएसटी को बांट सकता है, ताकि रेसिपिएंट यूनिट अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट बुक करने में कोई दिक्कत ना हो। इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये जो एनालिसिस कम समरी दिया है, इसमें सेक्शन नंबर 20 है, 21 है, और जो करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं उन सभी का निचोड़ निकालकर मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया है। तो ये रही आपकी थर्ड पार्टी, यहां से इनवॉइसिंग हो गई, यहां से ये अपना ऐसे निकल के आ गया, और यहां पर ये अपनी किताबों में क्रेडिट बुक कर लेते। तो यहां से तो ऑलवेज एलोकेट किया जाएगा, लेकिन इनको जो क्रेडिट अलाउ किया जाएगा वो सब्जेक्ट टू 12 कंडीशन से ही यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए कंसोलिडेट बिलिंग की, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल बिलिंग की जाती है थर्ड पार्टी के द्वारा आईएसडी को, सबके लिए अलग अलग, एक बी सी डी सबके लिए अलग अलग बिलिंग करी जाती है, तो वैसे वाले मामले में क्या होगा, तो जिसका जितना हक बनता है, जिसके नाम का जितना बिल आया है, जितना कॉस्ट आई है, जितना जीएसटी आया है, उतना उतना रेस्पेक्टिव को बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर कंसोलिडेट बिलिंग आती तो क्या किया जाएगा, तो वैसे वाले मामले के अंदर वो बोलते हैं कि भाई पिछले साल का जो टर्नओवर रेशियो है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। टर्नओवर का मीनिंग क्या होगा, वो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बता रखा, प्रॉपर टेबल बना के दे रखी थी। टर्नओवर रेशियो के अंदर आप उसे डिवाइड करके चलेंगे, एलोकेट करके चलेंगे। लेकिन अगर पिछले साल में मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं था या टर्नओवर रेशियो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे वाले हालात के अंदर आप प्रीसीडिंग क्वार्टर का रेशियो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसी वाली बात आपको बताई जाती है। सर अगर मान लीजिए कोई कम ज्यादा आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अगर यहां पर कम या ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेबिट क्रेडिट नोट के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए पीछे से कोई डेबिट नोट और आ जाता है, इनवॉइसिंग हुई थर्ड पार्टी से आईएसडी की तरफ, लेकिन पीछे एक डेबिट नोट आया, तो जिस रेशियो में जिस तरीके से मेन इनवॉइस को बांटा गया था, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी उसी का हिस्सा होते हैं, उनका इफेक्ट भी करस्पॉन्डिंगली उसी रेशियो में आगे दे दिया जाएगा। अगर आईएसडी ने जानबूझकर किसी यूनिट को जरूरत से ज्यादा दे दिया और दूसरे को कम दिया, तो जिसको ज्यादा दे दिया है तो उसके पास ज्यादा आईटीसी आ गया, उसके पास ज्यादा आईटीसी आ गया तो उसकी कैश लायबिलिटी कम बनेगी, कैश लायबिलिटी कम बनेगी तो सरकार को नुकसान होगा, कैश कम मिला तो सरकार क्या करेगी कि जितना ज्यादा आपको क्रेडिट आ गया था उतना पैसा आप ये वाले यूनिट विद इंटरेस्ट सरकार को पे करके चलेगी। वैसी वाली बात यहां पर बताई जाती है। जहां तक सवाल है प्रोसीजरल एस्पेक्ट का, तो आईएसडी का सेक्शन नंबर 24 के मुताबिक अपना खुद का सेपरेट रजिस्ट्रेशन इनको करवाना पड़ता है। अपनी इनकी जीएसटीआर 6 के अंदर सेपरेट रिटर्न जाती है अगले महीने की 13 तारीख तक, क्योंकि आप जानते हो कि भाई इसके रिटर्न के आधार पर ही सामने वाले रेसिपिएंट यूनिट को आईटीसी अवेलेबल होता है। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न हो गई, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम मंथ में किया जाएगा, क्योंकि आप मंथली जानते हो मंथली पेमेंट की बात की जाती है, तो हर महीने जिस महीने का जो लॉट बनता है उसको सेम मंथ के अंदर ही डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वैसे करके। अब यहां ध्यान से सुनना जरा, जो रेशियो हम लेके चलते हैं वो टर्नओवर लिया जाता है, टर्नओवर रेशियो लिया जाता है। टर्नओवर का मतलब क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द स्टेट, एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर दो तरीके से दिखते हैं, एक तो नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर होता है, एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द स्टेट। तो एग्रीगेट टर्नओवर को तो लेते हैं पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस पर, लेकिन ये जो वर्डिंग्स है टर्नओवर विद इन द स्टेट, तो एक स्टेट में जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन है वहां से आप चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, वहां से जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हो, चाहे इंट्रा या इंटर हो, वहां से एक पर्टिकुलर स्टेट से जो भी सप्लाई की है आपने वो आ जाती है आपकी टर्नओवर विद इन द स्टेट के अंदर। और इसमें जितने भी आपके टैक्सेस होते हैं, ऑल टैक्सेस जो होंगे वो आपके यहां पर ना एक्सक्लूड किए जाते हैं, ऑल टैक्सेस एक्सक्लूड किए जाते हैं। ऑल का मतलब चाहे आपके ओल्ड टैक्सेस हो, चाहे आपके न्यू टैक्सेस यानी कि जीएसटी या कॉम्पनसेशन सेस हो, वो भी एक्सक्लूड रहेगा। और जो ओल्ड टैक्स एक्साइज वगैरह वेट वगैरह अगर छिपा हुआ है तो वो भी आपका एक्सक्लूड ही रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, नेशनल लेवल पे देखते हैं, ऑल इंडिया बेस पे देखते हैं, तो वहां पर पुराने टैक्सेस आपके जुड़े हुए होते हैं। पिछली क्लास के एंड में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता रखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हर एक चैप्टर के लिए क्या क्या दिया गया है, कंसोलिडेट टेबल मैंने आपके लिए बनाकर दे रखी थी। ठीक है सर जी, यहां पर आकर तो ये तो हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेशियो में इस्तेमाल करके चलते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो तो क्या करके चलेंगे, जैसे मान लीजिए व्हाट इफ टर्नओवर ऑफ द सेम और मोर यूनिट्स इज नॉट अवेलेबल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप क्या करके चलोगे। जैसे मान लीजिए आपकी पिछले साल में थी यूनिट ए बी सी,
3 ब्रांचेस थी और अभी यहां पर आ रही हैं आपकी ए बी सी डी करके ये 4 निकल कर आ रही हैं, ठीक है, यानी कि एक आपकी बढ़ जाती है। तो अब आपको चारों के बीच में एलोकेट करना, बिकॉज द सर्विस इज कंज्यूम्ड बाई ऑल द 4 यूनिट्स बट यू हैव द रेशियो ऑफ ओनली 3 यूनिट्स। तो आपकी मजबूरी है कि आप पिछले साल का रेशियो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आप पिछले क्वार्टर का रेशियो इस्तेमाल करके चलोगे। पहली पसंद है, कमला पसंद है, मेरा मतलब पिछले साल का रेशियो लेके चलेंगे। अगर पिछले साल का रेशियो अगर नहीं इस्तेमाल होने वाला है तो फिर पिछले क्वार्टर का रेशियो वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपकी पिछले साल में थी ए बी यूनिट और यहां ए बी सी डी आपकी आ जाती हैं, तो इस केस में वैसे करके चलेंगे। तीसरा, अगर मान लीजिए पिछले साल में ए बी सी डी 4 थी लेकिन अभी रह गई सिर्फ ए बी सी और सर्विस इज अवेल्ड ओनली बाई ए बी सी, तो आप ए बी सी का ही रेशियो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेशियो ले सकते हैं। तो पहली पसंद प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेशियो ले सकते हैं तो वो लीजिए, अगर नहीं ले सकते हैं किसी कारण से लाइक दिस, तो फिर आप प्रीसीडिंग क्वार्टर का रेशियो यहां पर ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहां पर करवा रखे हैं कि किस तरह से हम उसको एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में देख लेना आप लोग कि चाहे कोई पर्टिकुलर यूनिट, जैसे इस क्वेश्चन में यूनिट ए जो है एंगेज्ड इन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो यूनिट ए है वो एग्जेम्प्टेड में सप्लाई है। तो एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है आईटीसी बुक करना। तो एचओ तो ऑलवेज कॉस्ट और करस्पॉन्डिंग जीएसटी को एलोकेट करेगा ही करेगा, लेकिन ये इनकी कॉल है, इनकी अपनी कमियां हैं कि ये क्रेडिट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो चूंकि ये एग्जेम्प्टेड में सप्लाई था तो ये आईटीसी नहीं ले पाएगा, बाकी अपना आईटीसी प्रॉपर तरीके से ले पा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा बाबू, बात समझ में आई या नहीं आई? शुड आई मूव ऑन? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस और नो, प्लीज टेल मी। बढ़ जाएं आगे? यस और नो बोलो ना बाबू, मेरा बच्चा, मेरा कबूतर। सर आप कस्टम को रिवाइज कराओ। कस्टम में जहां अमेंडमेंट है उतने पोर्शन को चेंज करके मैं क्लासेस आपको अपडेट करके दे दूंगा, ठीक है। कस्टम में जो आपकी अमेंडमेंट है, इक्का दुक्का जो अमेंडमेंट आई है, पिछली वाली क्लासेस को अपडेट करके, जहां पर अमेंडमेंट वाला पोर्शन है उसको अपडेट करके आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक सर, डन। बढ़े आगे? यस सर। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन 20 और 21 यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने शानदार से चैप्टर, नाम है जिसका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपके सेक्शन काम करते हैं वो सेक्शन नंबर 22 से लेकर 30 तक आते हैं। इसमें सेक्शन नंबर जो 22, 23 और 24 है ये इकट्ठे ग्रुप में होते हैं और ये तीनों सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने टैक्सेबल पर्सन नाम के चैप्टर के अंदर। सेक्शन 22 में ये बताता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। सेक्शन 23 में ये बोलता है कि आपको कब कब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं तो नहीं करवाना, या फिर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करते हैं तो भी नहीं करवाना है, या फिर आपकी सारी की सारी सप्लाई आरसीएम के अंदर फॉल करती हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। सेक्शन नंबर 24 में बात करते हैं कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराने होते हैं। अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो अदर देन हैंडीक्राफ्ट तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ आप गुड्स का डील करते हैं, कोई वेंडर हैं, तो भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसी प्रकार से कई सारी बात आती है, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर एटसेट्रा, तो इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये सारी बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टैक्सेबल पर्सन नाम के चैप्टर के अंदर, वो रिवाइज भी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में बात आती है सेक्शन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30। 25 के अंदर पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करवाया जाएगा, कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, तमाम बातें यहां दे रखी हैं। 26 के अंदर बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, कि अगर मैंने स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वही अपना डीम कर लिया जाएगा। 27 के अंदर बात करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर आपके आते हैं भाई साहब 3 सेक्शन लगाता है, 28, 29 और 30। 28 में कहता है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के अंदर। 29 में कहता है कि भाई यहां पर लाइक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
और 30 के अंदर बात करी जाती है रिवोकेशन की। ठीक है, रिवोकेशन मतलब रिस्टोरेशन, जो आपकी आरसी कैंसिल हो गई है उसे वापस फिर से रिस्टोर करवा देना। तो आइए देखते हैं बातों को। यहां पर ये 22, 23, 24 इट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द चैप्टर टैक्सेबल पर्सन। एंड नाउ अब बात हमारी शुरू होती है यहां से कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी कई सारी बातें यहां पर आ जाती हैं चैप्टर के अंदर। रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? नॉर्मल समय सीमा यही कहती कि भैया द डे ऑन विच यू आर लाइबल टू रजिस्टर। लाइबिलिटी टू रजिस्टर आती है सेक्शन 22 और 24 के अंदर, इधर आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो जिस पॉइंट पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लाइबल हो जाते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको 30 दिन की बजाय 5 डेज इन एडवांस अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना होता है। एडवांस में ही इनको पेमेंट करना होता है और वो भी नेट लाइबिलिटी का। सपोज करो उनकी एस्टिमेटेड ग्रॉस लाइबिलिटी 10,000 की बनती है और इनका अनुमानित जो आईटीसी होगा सपोज करो वो 2,000 रुपए का होगा, तो ऐसे हालात में 8,000 रुपए का 5 डेज इन एडवांस इन्हें अपना पेमेंट करना होता है। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं टीआरएन जनरेट हो जाता है और टीआरएन जनरेट होने के बाद जब पार्ट बी फाइल कर रहे होते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है कि क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं। हाँ करते ही वो पेमेंट वहां पर मांग लेता है, वहां आपको पेमेंट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो आरसी है या जो एप्लीकेशन है आरसी के लिए वो यहां पर एक्सेप्ट कर ली जाती है, ऐसा मालिक बोला जाता है। तो पहली नॉर्मल बात है कि 30 दिन के अंदर, लेकिन यहां 5 डेज इन एडवांस की इन्होंने आकर बात कर दी है। और क्या है, और एक और चक्कर पड़ता है कि कभी कभी कोई रेड सर्च सीजर की अगर हम बात करके चलते हैं तो वहां पर अधिकारी लोग आते हैं और आकर यहां आपको देखते हैं कि भाई क्या मामला चल रहा है और कुछ सर्विस इनकम आपकी मिलती है, कुछ इस तरह की सोर्सेस मिलती हैं कि आपकी जीएसटी की लायबिलिटी यहां पर बनती है। तो वैसे वाले हालात में सबसे पहले वो आपका टीका कर देंगे। टीका मतलब रोका कर देना, जैसे शादी के तौर पर रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है, तो टेम्परेरी यहां पर टीका कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको हिदायत दी जाएगी कि 90 दिन पर हवेली पर आ जाना, मतलब कि फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप आ जाइएगा। लेकिन अगर आप टीके से एग्री नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से किया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। परंतु मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि नहीं भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी ने हाँ बोला था करवाना है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना होगा। तो नॉर्मली 30 दिन का समय है। नॉन टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 5 दिन एडवांस में है और इस तरह के मामलों में 90 दिन या 30 दिन एज द केस में भी। तो इतने समय के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना होता है। आगे बोलते हैं कि हाउ मेनी रजिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड, कितने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए नॉर्मल प्रिंसिपल तो यही होता है कि भैया 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अपना लेकर चलते हैं। और उससे पहले एक और बात है कि वेयर, आपको कहां पर लेना होगा और कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। तो जहां तक सवाल है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर लेना होता है, तो उसके लिए जिस स्टेट या यूटी से आप अपना टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको लेना होता है। अगर मान लीजिए मामला टीडब्ल्यूआई का निकल कर आ रहा है, तो वैसे वाले हालात के अंदर टीडब्ल्यूआई का जो नियरेस्ट स्टेट या यूटी आ रही होगी वहां आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और अगर मान लीजिए आप ऑयल रिक्स जो कि ईजेड के अंदर है, जो किसी यूटी या स्टेट का फॉल नहीं करता, उसमें पार्ट नहीं बनता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप अदर टेरिटरी के अंदर जाकर सिलेक्ट करके चलते हैं और अदर टेरिटरी को हम लोग यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में कितने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो नॉर्मल फंडा ये है 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन। एक स्टेट में कम से कम आपको एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। क्या यह संभव है कि 1 स्टेट और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन? यस, ये भी संभव है। और ये संभव कब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी खुद की विषय की नहीं भैया मैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मुझे चाहिए, तो जितने भी आपके बिजनेस प्लेस होते हैं उनके आधार पर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन द स्टेट ले सकते हैं। एसईजेड और आईएसडी के लिए भले विद इन द स्टेट क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन यहां पर लेने होते हैं। क्या यह संभव है कि मल्टीपल स्टेट और सिंगल रजिस्ट्रेशन? भाई अभी तक मैं क्या कह रहा था, 1 स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अब कह रहा हूं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और सिंगल, मल्टीपल स्टेट और सिंगल रजिस्ट्रेशन। यस, ये भी पॉसिबल है। और ये होता है आपका जो यूआईएन होल्डर होते हैं, जिनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाता, जो एम्बेसी और यूनाइटेड नेशंस वाले होते हैं, उनका पूरे कंट्री के लिए एक ही नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो आपका स्टेट वाइज नहीं होता है। कितने रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं इसकी हमने बात करी। और रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है,
ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा पोर्टल पे करके दिखा रखा था कि सबसे पहले हम अपना पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in पर जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहां से फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जाते ही हमारे सामने पार्ट ए खुल जाता है। पार्ट ए खुलने पर हमसे पूछता है कि हमारा नाम क्या है और हम चाहते क्या हैं, क्या हम एज ए टैक्स पे रजिस्ट्रेशन चाहते हैं या किस तरह से रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर पूछेगा, उस पर लिखा हुआ हमसे नाम पूछेगा, हमारी ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा। इनको क्रॉस चेक करने के लिए वो हमें ओटीपी देगा और ओटीपी के माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारी क्रॉस चेक किए जाएंगे। और जो हमारा पैन कार्ड था, जो पैन का नंबर है, उसे वो सीबीआईसी के डेटा से जो कि एनएसडीएल से लिंक है वहां से उसे चेक कर लेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें एक टीआरएन जनरेट कर दिया जाता है और फिर हम अगले पेज पर आ जाते हैं, अगले पार्ट पर आ जाते हैं। अगले पार्ट पर आते हैं तो वो हमारा पार्ट बी कहलाता है। दरअसल वहां पर कई सारे पेजेस होते हैं जो कि हमें फिलअप अपने करने होते हैं, 1 बाय 1 उसको हम फिलअप करते हुए चले जाते हैं। उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है पैन के आधार पर आपसे बात करी जा रही होगी। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो वहां पर हम लोग बात करते हैं, एक पासपोर्ट के आधार पर हमसे चर्चा की जा रही होगी। वेरी गुड सर जी। एंड मेरे बच्चा, आधार की रिक्वायरमेंट पहले बीच में ही आपको बताना पड़ता था, लेकिन अभी आधार का जो उन्होंने सीन है वो बिल्कुल अलग कर दिया है। जो इंडियन रेजिडेंट है उनके लिए हम आधार की बात करके चलते हैं तो आधार उनको वहां पर देना होता है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना रखी है। कैसे भला? जब हम सेकंड लास्ट पेज पर पहुंच रहे होंगे पार्ट बी के, जो एप्लीकेशन है हमारी, तो वहां पर हमसे पूछता है कि क्या आप आधार को ऑप्ट कर रहे हैं, क्या आप आधार को वेरीफाई कराने के इच्छुक हैं या नहीं है। दोनों बातें हमसे पूछेगा। हम अगर कहते हैं कि हाँ हम इच्छुक हैं, अगर हम हाँ में जवाब दे रहे होते हैं तो वैसे हालत में वो क्या करते हैं साहब कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां तो यस कर दिया और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके 1-2 दिन के अंदर हमारे पास में ना एक लिंक आएगा आधार को वेरीफाई कराने के लिए। उस लिंक को हमें वेरीफाई करना होता है, जो हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे ओटीपी वगैरह आएंगे उसको वहां पे डालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन का ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और 7 डेज के अंदर अंदर हमें आरसी ग्रांट कर दी जाती है। दूसरा, अगर हम उस आधार को वहां पर ऑप्ट नहीं करते, हमने कहा ऐसे की तैसे हम जानते कोई आधार नहीं हमारे पास में, अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो हमें कोई लिंक विंक तो नहीं आएगा सेटिस्फाई कराने के लिए, उसको वेरीफाई कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हालात के अंदर हमारा पीवीआर मैंडेटरी कराया जाएगा। पीवीआर मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी करवाया जाएगा और उसके आधार पर ही हमें रजिस्ट्रेशन यहां पर दिया जाएगा। और इस समय रजिस्ट्रेशन जो दिया जाएगा अब वो आपका 30 डेज का समय यहां पर लगाकर चलते हैं। ऐसी वाली बात मालिक बोल दी जाती है। सर क्या अगर मान लीजिए हमने अपना आधार दे रखा है, लगा रखा है, ठीक सर जी, कि भैया ऑप्ट कर दिया है और हमने इसको वेरीफाई भी यहां पर आकर कर दिया है, तो उस केस में भी क्या हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है? देखिए आधार तो आपने कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि किसी और कारण से, किसी और वजह से ऐसा हो सकता है कि सरकार को लगता है कि भाई आपका पीवीआर करना जरूरी है। हो सकता है कि अधिकारी जानता हो कि जो एड्रेस आपने दे रखा है वहां तो खाली प्लॉट है, वहां तो ऑफिस जैसी कोई बात है ही नहीं, तो वो आपका इस आधार पर, किसी और सिचुएशन के आधार पर वो आपका पीवीआर यहां पर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका पीवीआर होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तब उस केस के अंदर आपको मेरे कबूतर यहां पर क्या करना होगा, 30 डेज का समय यहां पर आपको लगाया जाएगा। जो आरसी का समय है वो आपका यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पैन चाहिए, टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर है तो वहां पर 10 की आवश्यकता पड़ जाती है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आधार आवश्यक है, लेकिन किन लोगों के लिए आधार आवश्यक नहीं है? कह रहे जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको जरूरी नहीं है। ये तो सब भरोसे वाले लोग हैं। आधार की रिक्वायरमेंट आती ही क्यों है? जिन पे भरोसा कम होता है तो वैसे करके। अब सरकारी जो महकमे, खुद सरकारी डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या उनसे आधार लेंगे? द आंसर इज नो। क्या यूआई या यूआईएन होल्डर वालों से? न, उनकी कौन सी टैक्स लायबिलिटी बनती है? बनती नहीं है। ये तो उल्टा रिफंड क्लेम करते हैं सरकार से, तो इनको भी यहां पर आकर आधार की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और वैसे भी ये कौन लोग हैं? एम्बेसी, यूएन वाले हैं, तो इनको यहां पर आधार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पार्ट ए वगैरह सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, और यहां देख सकते हैं आप, ये भी लिखा हुआ कि पहले आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो वेरीफाई कर दीजिए तो अपने आधार को, तो यहां पीवीआर आपका नहीं होगा, उसके बाद एआरएन जनरेट होगा, 7 दिन में आरसी मिल जाएगी। और आधार के लिए अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है तो केवाईसी और साथ में मैंडेटरी पीवीआर होगा, एआरएन जनरेट होगा और 30 डेज में आपको आरसी यहां पर जनरेट कर दी जाती है। जहां आधार को वेरीफाई कर रहे हैं, पीवीआर आपका वहां पर भी हो सकता है और उसके बाद फिर आपको 30 डेज का समय यहां पर लगवाया जाएगा। ये आपका पार्ट बी आ जाता है, आधार की सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। और क्या बोलता है मेरे कबूतर इसमें आगे चल के? आगे कहता है साहब, तो यहां आपने अपनी एप्लीकेशन आकर सबमिट कर दी है
और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 7 डेज के अंदर अंदर या 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरसी ग्रांट कर दी जाती है। और आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कमावेशी है तो अधिकारी आपको 7 डेज या 30 डेज के अंदर अप्रोच करेगा। कोई भी डेफिशिएंसी आप उसको बता देंगे, कोई दिक्कत है उसको सेटिस्फाई करेंगे 7 डेज के अंदर अंदर, उसके बाद आपको आरसी ग्रांट कर दी जाएगी। 7 डेज या 30 डेज के अंदर अगर आपको आरसी नहीं दी जाती तो उसको डीम टू बी कंसीडर मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे कि आपको आरसी इशू कर दी गई, सिस्टम आपको आरसी भेज देगा। ये सिर्फ कहने वाली बात है, प्रैक्टिकली कोई इस तरह का प्रोविजन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है कि 7 डेज या 30 डेज के अंदर अगर आपको आरसी इशू नहीं की जाती तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली भेज देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा है। आगे आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो कह रहे हैं कि आरसी जो होगी आपकी जीएसटी REG 06 फॉर्म के अंदर होती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा होता है, साथ में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी भी दे रखी होती है। और आरसी आपकी इफेक्टिव कहां से होती है? अगर आप एप्लीकेशन विद इन टाइम कर देते हैं तो जिस दिन आपकी जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी बन रही थी वहीं से आपकी इफेक्टिव हो जाती है। जहां तक सवाल है इसके स्ट्रक्चर का, तो पहले 2 डिजिट इसके स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 डिजिट इसका पैन हो गया, उसके बाद में इसका सीरियल नंबर आता है और अगले 2 डिजिट मौज लेने के लिए होते हैं, चेकसम डिजिट के नाम से जाना जाता है। ये सीरियल नंबर है आपका विद इन द स्टेट कि इस स्टेट के अंदर आपका कौन से नंबर का ये रजिस्ट्रेशन है अपने इस पैन से लिंक होते हुए। माइग्रेटेड पर्सन की इस समय कोई आवश्यकता नहीं, इसका आप स्किप मार सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अमेंडमेंट इन आरसी। मैंने सारा कुछ पोर्टल पे करके आपको दिखा रखा है। ये सारी चीजें जो थ्योरेटिकली लिखी हैं सब प्रैक्टिकली करके दिखा रखी है, कौन सा काम कैसे होता है। यहां तक कि ये अमेंडमेंट इन आरसी कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड दिखा रखे, कैसे उसके अंदर चेंज किए जाते हैं और कैसे सबमिट किए जाते हैं। कोर फील्ड के अंदर मतलब महत्वपूर्ण जो चेंज होते हैं, बिजनेस का नाम बदल रहा है, आपके का एड्रेस चेंज हो रहा है या डायरेक्टर पार्टनर के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो ये कोर फील्ड में चेंज होता है। आप पोर्टल पर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पर जाकर कोर या नॉन कोर जो भी आप चुनेंगे, चुनने के बाद फिर आपको वहां एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो जो उसके फील्ड्स दे रखे होते हैं वो एडिट हो जाते हैं और एडिट करने के बाद जो आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के 15 दिन के अंदर अंदर अधिकारी उस पर अपनी देगा परमिशन कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। कोई कागज पत्र अगर मांगना होगा तो आपसे मांग लेगा, वैसे करके तो अधिकारी से अप्रूव करेगा, अप्रूव भी करेगा या रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, अगर नॉन कोर फील्ड में चेंज होते हैं, लाइक अगर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह चेंज हो रहे हैं तो इसको आप कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हो, इसमें अधिकारी कोई इंटरफेयर आपको नहीं करके चलेगा। आगे आते हैं, आपके 3 बातें आती हैं कि भाई कैंसिलेशन आएगा और बीच में एक सस्पेंशन आएगा और साथ में फिर एक रिवोकेशन की हम बात करके चलते हैं। ये जो आपका कैंसिलेशन है, इट जस्ट लाइक ए तलाक, मतलब शादी होना और उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि लाइक तलाक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जब झगड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है तलाक भी वहां पर हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि देखिए जो कैंसिलेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1, या तो आप खुद अर्जी दे रहे हैं कि आप मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दीजिए, या फिर अधिकारी आपसे गुस्सा है और वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहता है। सवाल ये उठता है कि आप कब अर्जी देंगे। हो सकता है कि आपके केस में आपका पैन चेंज हो रहा हो, आपने अपना बिजनेस बेच दिया है, या डीमर्जर है, मर्जर है, एमलगमेशन है, कोई भी रीजन है, या बेटे के नाम पर आपका बिजनेस गया है, पिता ने पुत्र के नाम पर बिजनेस कर दिया है, तो वैसे वैसे मामलों में पैन चेंज होता है। या फिर आपने धंधा करना बंद कर दिया है, क्लोजर ऑफ बिजनेस है। या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो चुका है, आपके भविष्य में कोई जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो इस तरह की अवस्थाओं में अब आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और आप अधिकारी को बोल सकते हैं कि ठीक है भाई साहब, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना चाह रहा हूं, आप इसे खत्म करो, कैंसिल कीजिएगा। तो आपकी एप्लीकेशन जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अधिकारी उसे सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड मतलब एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है। उसके बाद वो पूरी बात देखेगा, जानकारी लेगा क्यों क्या कैसे, और उसके बाद फिर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया जाता है। दूसरी बात कि कभी कभी अधिकारी देखता है कि भाई आप कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो, आप हो सकता है कि अपनी ठीक से रिटर्न फाइल ना कर रहे हो, आप कंपोजिट डीलर हो और आपने लगातार 3 रिटर्न अपनी मिस कर दी हैं, आप एक अदर देन कंपोजिट डीलर हो, आपने लगातार अपनी 6 रिटर्न मिस कर दी हैं, आप बोगस इनवॉइस एटसेट्रा इश्यू करने में इन्वॉल्व हो, आप टैक्स की चोरी करने में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इसमें 3-4 कारण लेटेस्ट और ऐड किए गए हैं कि आप फेक आईटीसी बुक कर रहे हैं। ये जो ग्रीन पट्टी से लिखा हुआ है ये सारे के सारे आपके लेटेस्ट हैं। इनवॉइस मिसिंग इन जीएसटीआर 3B, इसका मतलब ये हो गया कि कोई इनवॉइस भाई साहब आपने जीएसटीआर 1 के अंदर तो शो कर दिया लेकिन आगे 3B तक पहुंचते पहुंचते वो गायब हो जाता है। ये
सिचुएशन आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा सकती है। एक आगे 1% की रिस्ट्रिक्शन सरकार ने जो डाल रखी है, मैनर ऑफ पेमेंट नाम के चैप्टर में उसको देखेंगे। अगर उसे आप फॉलो नहीं करते कि 1% आपको ई कैश रेट से देना ही पड़ेगा, तो भी आपकी आरसी कैंसिल हो सकती है। साथ में ये भी बोलते हैं कि भाई आप जो आईटीसी बुक कर रहे हो और जो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ रही है, दोनों के अंदर एक विसंगति आ रही है, दोनों के अंदर एक विकृति पैदा हो रही है। विकृति इन द सेंस की, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 20 लाख रुपए की है और मेरा आईटीसी 2-3 लाख रुपए का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बिजनेस मॉडल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि इतना तो होता होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर मैं ये बोलूं कि मेरे आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी 20 लाख रुपए की और मेरा जो आईटीसी खड़ा हुआ है वो 21 लाख रुपए का है, तो ये विसंगति बोली जाती है। 18 लाख बोलूंगा तभी विसंगति बोली जाती है कि भाई ऐसा कौन सा खर्चा हो रहा है तुम्हारा कि जो लगभग मोटा मोटा आपके रेवेन्यू के बराबर जा रहा है। इसे विसंगति बोलते हैं। यह सब तब होता है जब व्यक्ति उल्टे सीधे फेक इनवॉइसेस के आधार पर अपना आईटीसी ले रहा होता है। तो अगर ये इन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो अलग अलग तरीकों से, या तो आउटपुट को घटा रहे हो या आईटीसी को चढ़ा रहे हो, सीधी सी बात यह है। तो अगर आप इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व पाएंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाया जा सकता है। जब इस तरह की हरकतें दिखती हैं, अच्छा एक और आता है कि अगर आप अपने बैंक की डिटेल 45 डेज में सरकार को ना दो। अभी क्या है कि शुरुआती दौर में विदाउट गिविंग बैंक डिटेल आप अपना आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आरसी आप किया जाती है, उसके आधार पर आप बैंक खाता खुलवाते हो। बैंक खाता खुलवाने के 45 डेज के अंदर आपको बैंक खाते की डिटेल देनी होती है। अगर आपने नहीं दी तो आपकी आरसी वहां पर कैंसिल करवा दी जाती है। इतने सारे रीजन हैं। अधिकारी सबसे पहले कैंसिल नहीं करेगा, वो यहां पर आकर इसको सस्पेंड कर देगा। In case proper officer has reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled, he may आफ्टर अफोर्डिंग। ये पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी सस्पेंशन के लिए, उन्होंने कहा ऐसे कि तैसे में जान दो, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे और बहुत सारी मिलती आ रही है पीछे, बार बार अपॉर्चुनिटी हम आपको नहीं देने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे। तो डायरेक्ट वो आपका यहां पर आकर सस्पेंशन कर देगा, सस्पेंड कर देगा। जब आरसी सस्पेंड हो जाती है तो जैसे ऐसे मानो पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में क्या होता है, क्या अब पति अपनी कमाई में से कोई हिस्सा सरकार को देगा? नहीं देगा। क्या वो हिसाब देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या पत्नी पति को खाना देगी झगड़े में? नहीं देगी। तो ऐसे यहां पर होगा कि जब आरसी सस्पेंड हो जाती है तो मैं ना सरकार को कोई हिस्सा दूंगा ना हिसाब दूंगा, ना सरकार को जीएसटी दूंगा और ना ही मैं कोई रिटर्न सबमिट करूंगा। इवन सरकार भी मुझे कुछ नहीं देगी। अगर मेरा कोई रिफंड वगैरह बनता होगा तो सस्पेंशन पीरियड के अंदर मुझे रिफंड वगैरह भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे करके दूसरा, सस्पेंशन पीरियड के अंदर अगर मेरी गवर्नमेंट के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, मैं जीएसटी नहीं दे रहा हूं, हिसाब नहीं दे रहा हूं, हिस्सा नहीं दे रहा हूं, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं आगे कस्टमर से जीएसटी अपना रिकवर कर सकूं। मैं सप्लाई तो कर सकता हूं, बिजनेस तो कर सकता हूं, बट आई हैव नो राइट टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम माय कस्टमर। लेकिन सर क्या होगा, मान लीजिए सस्पेंड तो हो गया, अधिकारी ने कर दिया है, तो आगे चल के आउटकम जो होंगे, या तो सस्पेंशन को वापस कैंसिलेशन में चेंज किया जाएगा या सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ होगा। अगर मान लीजिए सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ हो गया, पति पत्नी के बीच में बोलचाल हो गई, सब ठीक हो गया है, तो क्या पत्नी हिस्सा नहीं मांगेगी? क्या लड़ाई के दौरान पैसे नहीं दिए थे, लो आप पैसे लाओ, पक्का मांगेगी, हिसाब भी मांगेगी, हिस्सा भी मांगेगी। ऐसी सरकार बोलेगी। जब आपका सस्पेंशन वापस ठीक हो जाएगा, सरकार बोलेगी ला हिसाब भी ला और हिस्सा भी ला सस्पेंशन पीरियड का। अब मैं कहा ठीक है भाई दे तो दूंगा, लेकिन ये बताओ मैंने तो कस्टमर से लिया नहीं, कस्टमर तो मुझे अब नहीं देगा ना, तुमसे मुझसे मांग रहे हो लेकिन कस्टमर मुझे नहीं देगा। सरकार कहती है एक काम कर, रिवाइज्ड इनवॉइस डाल दे। मैं रिवाइज्ड इनवॉइस डालूंगा, अगर ट्रांजैक्शन B2B रही होगी मेरी तो कस्टमर कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसे दे भी देगा, मैं सरकार को दे दूंगा। लेकिन सस्पेंशन पीरियड के अंदर अगर मेरी B2C ट्रांजैक्शन रही होंगी तो क्या एक एंड यूजर मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जीएसटी लेटर ऑन पे कर देगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। वहां पर मेरा नुकसान यहां पर हो जाएगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि नहीं भैया, हिसाब भी चाहिए, हिस्सा भी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो सस्पेंशन है वो कैंसिलेशन में तब्दील हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जालिम यहां भी नहीं छोड़ेंगे। जब पति पत्नी के बीच में तलाक होता है तो वहां पर भी पत्नी को एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है। इस मान लीजिए कोर्ट ने किया तो कोर्ट बोलता है कि भैया पति को इतनी प्रॉपर्टी, इतना हिस्सा, ये सारा कुछ देके चलना है। ऐसे ही यहां पर किया जाएगा। ये आखिरी हिसाब होगा, आखिरी हिस्सा होगा, क्योंकि यहां पर कैंसिलेशन हो रहा है। सरकार कहती है कि जो भी तेरे पास में इनपुट कैपिटल गुड्स पड़े हुए हैं, जिनके संबंध में तू आईटीसी भोग रहा है, वो लेके पड़ा हुआ है, वो सब के सब जा, उनको हाय लगेगी और वो आज ही डिम्ड सप्लाई बन जाएंगे। बोलते थे ना पहले कि तू जा, तू पत्थर की बन जा। ऐसे ही वो सारे के सारे जो पड़े हुए हैं वो आज ही तेरे लिए यहां पर डीम्ड सप्लाई बना दिए जाएंगे और उस पर जो जीएसटी आ गया वो तुझे भरना पड़ेगा। और ठहर, उस पर जो तेरा इनपुट और कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ था उसके संबंध में जो कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा आईटीसी बनता है,
कैपिटल गुड्स का मंथली प्रोपोर्शनेट करके निकाल लेंगे, इनपुट का क्वांटिटी के हिसाब से निकाल लेंगे, वो जो आईटीसी बनता है वो और आउटपुट जीएसटी बनता है डीम्ड सप्लाई के चलते, वो जो दोनों में अधिक हो वो फाइनली आपको चुकाना पड़ेगा, पत्नी को देना पड़ेगा, सरकार को यहां पर देना पड़ जाएगा। ऐसे करके मालिक ये बोलकर चलते हैं। तो कैंसिलेशन पर लायबिलिटी इस प्रकार से निकल कर आती है। वो तमाम बातें आपकी यहां पर दे रखी हैं कि जब सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या नहीं करना होता है, और फिर वो कैंसिलेशन हो जाता तो क्या होगा, क्या कैंसिल होने पर व्यक्ति अब फाइनल हिसाब किताब हो गया है, क्या वो बिजनेस कर सकता है? जी नहीं, शटर डाउन, घर बैठिए, बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर कैंसिल होने के बावजूद भी आपने बिजनेस किया तो आपका गुड्स सर्च हो जाएगा, सीज हो जाएगा, उठा के आपके गुड्स को भरे बाजार नीलाम कर दिया जाएगा और आपको उठा के जेल में तक डाला जा सकता है। इसलिए आरसी कैंसिल होने पर आप बिजनेस मत कीजिएगा। अब तो आपको किसी और का पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा और वहां उसके माध्यम से ही आप अपना काम धंधा आगे कर पाएंगे, ऐसा मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। अगर मान लीजिए सर सस्पेंशन के अंदर कुछ सब ठीक ठाक मिल गया तो प्रोसीडिंग्स, मतलब कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और सब ठीक ठाक मिलता है तो क्या उनको वापस विड्रॉ कर सकते हैं। कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लायबिलिटी बता दी मैंने आपकी कि यहां पर क्या क्या होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कैंसिल हो जाता है एक बार और लेटर ऑन पता लगता है कि इस बंदे की प्रायर पीरियड की कुछ लायबिलिटीज पड़ी हुई थी, वो देनी बनती हैं, तो क्या उससे रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? वो बंदा बोलेगा ऐसे कि तैसे जाओ, मेरा तो नाम कट गया, तुम होते कौन हो मुझसे पैसा रिकवर करने वाले? ऐसा नहीं होगा, सरकारी पैसा है, हालांकि में हाथ डाल के खींच लेंगे, भाई साहब चिंता मत करो। भले ही आपका कैंसिलेशन हो गया है, बट अगर आपके पास कोई किसी प्रकार की सरकारी ड्यूज बनते हैं तो वो हर हाल में आपके रिकवर किए जाएंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो कि भाई साहब यहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। उसके बाद बात आती है रिवोकेशन की। रिवोकेशन क्या है? रिस्टोरेशन है कि जो आपका यहां पर कैंसिलेशन हो गया था उसे वापस रिस्टोर हम करवाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने खुद से अप्लाई किया था कि आप मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दीजिएगा, तो ऐसी अवस्था में कैंसिल हो भी गया, क्या अब आप उसे पुनर्विवाह या उसे रिस्टोर करवाना पसंद करेंगे? ना तो आप चाहोगे और ना ही लॉ के अंदर कुछ बता रखा, बिकॉज वो आपने खुद से कहा था कि इसको कैंसिल कर दीजिए। वो अलग अलग कारणों से हुआ था कि वे पैन चेंज हो गया था या ऑल एग्जेम्प्टेड हो गए थे, जो भी थे, तो फिर वहां पर रिस्टोरेशन का क्लॉज नहीं है। लेकिन जब अधिकारी अपनी तरफ से आपके उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करके आया था तो वहां पर रिस्टोरेशन का प्रोविजन दे रखा है। ध्यान दीजिए, सरकार को कोई शौक नहीं है कैंसिल करने का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो सिर्फ डराने वाली चीजें होती ताकि आप डर जाओ। क्यों? क्योंकि अगर इतना इनका शौक होता तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब खुद से कहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मैं मरना चाहता हूं, तो कोई मरने नहीं देता है। वैसे मारने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। अगर मैं आरसी कैंसिल कराने के लिए जाऊंगा ना तो मेरी आरसी कैंसिल करके नहीं देते। एक एक दो दो तीन तीन ढाई ढाई साल हो गए, कह रहे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मैं कहा करो, कह नहीं करेंगे, तू तो कमाऊ बच्चा है, तू पैसे कौन देगा, तेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी तो। और जिसको डर लगता है, जो डरता है कि मेरी आरसी कैंसिल मत करना, कैंसिल मत करना, उसकी तो भाई ढंग से करते कि तेरी तो आरसी पक्का पक्का कैंसिल करेंगे। रोज डराते हैं, रोज धमकाते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए। जितना डरोगे उतना ही मरोगे, लोग उतना ही ठोकेंगे। इसलिए कलेजा बिल्कुल हथेली पर लेकर चलना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, है ना। ऐसे करके बात भगवत गीता में भी बताया गया कि आपको भय नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन काम भी आपके श्रेष्ठ होने चाहिए, मान के चलना। भगवत गीता की सिर्फ एक ही बात मत मानना कि भाई साहब अब तो घर में भी देख लेंगे, कोई नहीं है, हम ही हमें, ऐसा नहीं है। कर्म आपके सारे श्रेष्ठ होने चाहिए और आपको भय भी किसी से नहीं मानना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं साहब, तो उसमें कहता है कि देखिए अब यहां पर रिस्टोरेशन पॉसिबल होगा अगर अधिकारी ने किया है तो आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, अपने अधिकारी एप्लीकेशन को देखेगा और 30 डेज के अंदर अंदर उस पर अपना रिएक्शन दे देगा। हालांकि वो 30 डेज का पीरियड फर्दर बढ़ाया भी गया है, +30 तो कुल मिलाकर 90 दिन के अंदर उसका रिएक्शन अपना आ जाएगा कि वो उसको रिस्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसे करके तो उसकी अपनी कॉल होती है। हालांकि रिस्टोर कर देते हैं डरा धमका के, जो भी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो इस आधार पर कैंसिल हुआ था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी थी, अब हुआ क्या, रिटर्न फाइल ना करने की वजह से कैंसिलेशन हुआ था, ठीक है साहब। अब आप एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए कि साहब मेरे इस आरसी को रिस्टोर आप यहां पर कर दीजिएगा। अधिकारी पूछता है कि भैया ए बड़वक ये बता तू कि तेरा कैंसिलेशन काहे लिए हुआ था? कि साहब मैंने ना यहां पर आकर अपनी रिटर्न वगैरह सबमिट नहीं करी थी, टैक्स वगैरह नहीं भरा था। कह रहे अब भर दिया क्या? कह रहे अभी तो नहीं भरा। फेंक के मारेगा एप्लीकेशन को कि जा, जिस वजह से तेरा नाम कटा था, जिस वजह से तेरी आरसी कैंसिल हुई थी, पहले उस चीज को ठीक करके आ, और जब वो ठीक हो जाए ना तब तू मेरे पास में आइयो अपनी रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लेकर।
तो ऐसे वाले मामले के अंदर उस बंदे को जब से रिटर्न नहीं भर रहा था तब से लेकर टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरेशन एक्सेप्ट की जाती है और देन उसके 30 डेज के अंदर अधिकारी अपना फैसला यहां पर सुना देता है रिस्टोरेशन का लेकर। साथ में वो ये भी कहता है कि सुन, रिस्टोर तो कर रहा हूं लेकिन कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट से रिस्टोरेशन की डेट तक जो भी तेरी रिटर्न ड्यू हो गई हैं उनको भी अपना 30 डेज के अंदर तू भर दियो, ऐसी हिदायत यहां पर दे दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया जाता है। उस हालात में भाई साहब क्या करके चलोगे? तो वहां पर आकर कहते कि देखो, अगर यहां पर यह बोला जाए कि आपकी एप्लीकेशन तब एक्सेप्ट करेंगे, पहले रिटर्न भर के आओ, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पीरियड की रिटर्न भरने की बात की जा रही है उस दौरान आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल चल रहा है। तो आप भाई साहब, क्योंकि बैक डेट से कैंसिल हुआ था, तो आप नहीं भर सकते। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं कि बिना रिटर्न फाइलिंग के ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करके आपकी आरसी को रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर करने के बाद आपको बोलेंगे कि आप 30 डेज के अंदर अंदर डे 1 से लेकर जब से आप रिटर्न नहीं भरेंगे तब से लेकर और टिल द डेट ऑफ रिवोकेशन वो सारी की सारी अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो कर दीजिएगा, तो आपकी जो आरसी रिस्टोर्ड ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात आपको निकल के नहीं आएगी। इसके संबंध में ये 2 केस मैंने आपको यहां पर कराए थे। अगर आरसी प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल होती है तो 2 गोज में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, पहले यहां से यहां तक की, फिर यहां से यहां तक की। लेकिन अगर आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो फिर 1 गो में ही सारी की सारी रिटर्न आपको यहां पर फाइल करनी होती है आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसी वाली बात हमने देखी थी। उसके बाद में बाबू ये प्रोस्पेक्टिव हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। ये क्या है? पुनर्विवाह की तरह होता है रिस्टोरेशन। आन मिलो सजना, यस सर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या निकल के आता है, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। आरसी को डिस्प्ले करोगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड है बुड़वक, वहां पे लगा दीजिएगा। जहां आप कुर्सी लेकर बैठते हो काउंटर पे, उसके काउंटर के पीछे दीवार है ना, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लगा दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन सुपरिंटेंडेंट या इंस्पेक्टर आपके प्रीमिसेस पे आएगा, सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, नोटिस होंगे, सबके सब डिजिटली साइन किए जाते हैं, सबके सब आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही मूवमेंट किया जाता है। उसके बाद बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कब कब हो सकता है। नंबर 1, जब आपने आधार के लिए हां नहीं बोला है तो आपका पीवीआर होना ही होना है। नंबर 2, आधार के लिए हां तो बोला था लेकिन वो जो लिंक आपको भेजा गया था वो वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो ऐसे मानिए जैसे कि आपका जो आधार है ना, जो आधार है वो आपका ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ, तो वहां पर भी पीवीआर हो जाएगा। या आधार आपका वेरीफाई हो भी गया है, उसके बावजूद भी आपका पीवीआर करवाया जा सकता है। तो ऐसे मान के चलो, ये दोनों तो एक ही बात होगी ना। एक वो बंदा जिसने आधार के लिए ऑप्ट नहीं किया और एक वो जिसने ऑप्ट तो किया लेकिन मालिक वो फिर वेरीफाई नहीं कर सका उस चीज को, तो दोनों बराबर हैं। ये बिल्कुल ऐसे मान के चलो जैसे मान लीजिए कभी कभी फोन आते हैं बच्चों के, वो कहते हैं सर हमारा जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है ना, इस वाले एग्जाम को हम देना नहीं चाहते, हम तो अगला एग्जाम देंगे, पूरी तैयारी करके बोथ ग्रुप देंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि मैं बच्चा देख, अब ये जो तेरा अपकमिंग एग्जाम आ रहा है जिसके लिए तू मना कर रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा, अगर तू एग्जाम नहीं देगा तो एक बात बता, इसका मतलब तू प्रॉपर फेल हो गया? कह रहे हां। और इतना फेल हो गया मतलब ये यहीं पर डिक्लेयर हो गया बिना रिजल्ट आए हुए? कह रहे हां। तो एक सा मतलब तूने इस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया कि यहां पर मुझे पास नहीं होना? कह रहे हां। तो जब तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फेल ही होना है और मैं फेलियर को स्वीकार कर चुका हूं, तो बेटा एग्जाम दे के फेल हो जाना क्या दिक्कत है? अगर फेल मान लिया, कहते रहे कि शादी का लड्डू है, जो ना खाए तो पछताए और जो खाए तो पछताए, तो पछताना ही है तो खा के पछताओ ना। बेटा फेल मान ही लिया है तो फिर एग्जाम दो ना। जब आप ये मान लो कि मैं फेल होने के लिए ही पेपर दे रहा हूं, तो वहां आप बड़े बिंदास तरीके से लिख कर आते हो। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यहां आपको फल की इच्छा बिल्कुल होगी ही नहीं। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि जब बिना फल की इच्छा के काम करके आते हैं तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से दिल ठोक के एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, कोई घबराहट नहीं होती, कोई गरम गरम सांसें नहीं आती और शानदार कोई कंपन नहीं होता हाथ में, और धड़ल्ले से आप पेपर लिख कर आते हैं, जो भी आपको समझ में आता है पूरी कलाकारी करके आते हैं, और इसमें कई बार आप पास हो जाते क्योंकि आपने बिना किसी डर और भय के वहां पर लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है कि भाई नहीं मैंने तो दूं या ना दूं छोड़ रहा हूं, तो अटेम्प्ट तो आपको स्किप कभी नहीं करना है, भले आप फेल हो जाओ, देकर फेल हो जाओ। ये अटेम्प्ट छोड़ना मतलब युद्ध क्षेत्र से भागना, पीठ दिखाना,
युद्ध क्षेत्र से भागो मत। भले ही वहां पर वीरगति कोई व्यक्ति प्राप्त हो युद्ध के मैदान में, लेकिन भागना तो कायरता है, इसलिए कभी भी आपको अपना एग्जाम स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन है ये कि भाई जब फाइनल हिसाब किया जाएगा उसका यहां पर क्या करके चलेंगे, ऐसी बात मालिक यहां पर आपके निकल कर आ जाती है। तो यहां पर आकर आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। फिर से सेक्शन रिकॉल करवाता हूं, सेक्शन 22, 23, 24 ये टैक्सेबल पर्सन चैप्टर के अंदर हमारे हो चुके थे। 25, 26, 27 ये पीडीसी के नाम से जानते हैं, पी फॉर प्रोसीजर, डी फॉर डीम्ड रजिस्ट्रेशन, सी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और उसके बाद में है अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन। थैंक यू सो मच। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे कुछ आगे और तूफानी वाले। ठीक है बाबू? हाँ सर जी हाँ। ये आपका चैप्टर मैनर ऑफ पेमेंट का। इस इमेज को जरा ध्यान से देखना आप। ये है मैनर ऑफ पेमेंट की इमेज। अब ये तो है ये तो है पतिदेव टैक्स पेयर और ये है यहां पर डिपार्टमेंट। ठीक है साहब, पति कह रहा पैसे निकाल भी रहा है लेकिन देने का इच्छुक नहीं है, गुस्से में भरा बैठा है, पर पैसा तो देना पड़ेगा। पत्नी का रिएक्शन देख लो। अगर पत्नी के आप यहां चेहरे की तरफ देखोगे ना, यहां जो ये मुंह है, तो वहां से तो ऐसा लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आंखों की तरफ देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी भी देर लगाए तो रैप्टा पड़ने वाला है इसको यहां पर आकर। ठीक है, तो दोनों मिक्स रिएक्शन यहां से निकल कर आ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ऐसी इमेजेस। ठीक है, तो ये है मैनर ऑफ पेमेंट के। भाई साहब पेमेंट तो कर दीजिए, शादी किस लिए की थी आपने? इसलिए तो की थी ना, आप पैसे दीजिए आप हमें। तो इसके लिए आपके जो सेक्शंस यहां पर आते हैं वो आते हैं मालिक सेक्शन नंबर 49, 50। 49 में पूरा पेमेंट का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जितने भी आपके लेजर हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और मैनर ऑफ पेमेंट कैसे, मतलब आईटीसी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले कौन से ड्यूज भरने हैं, वो सब आपको यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर सेक्शन नंबर 50 आएगा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाएगा। 51 टीडीएस की बात करेगा, 52 टीसीएस की आपसे बात करेगा, 53 और 53A इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स की आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर की शुरुआत बेसिकली पोर्टल से करता हूं। 1 घंटे का समय मेरा पोर्टल पे लगता है और पोर्टल से 1 घंटे में पोर्टल से पूरा चैप्टर मैं सिखा देता हूं। उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी यूं लगती है आसान कि अच्छा बेटा ये मामला है। तो यहां पर आकर सबसे पहले जो हमारी लॉगिन में एक बार कर देता हूं, हल्का सा दिखाऊंगा मालिक, हल्का सा। पता नहीं ये मन ना मानता नहीं है, ऐसा मन करता है कि चलो बच्चे को पहले यार पोर्टल से तो दिखाऊं यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पोर्टल से दिखाने के पीछे मेरा पता प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है। प्राइम ऑब्जेक्ट ये कि थ्योरी समझ में आती है। हां, थ्योरी समझ में आती है, रट्टे नहीं मारने पड़ते थ्योरी के, बैठती दिमाग में, सेट होती है अच्छे से। हां, 471118। अब चूंकि रिवीजन क्लास है तो भाई मैं बस झलक ही दिखा सकता हूं और तो कुछ नहीं कर सकता। सर्विसेज में आइएगा, पहले लेजर देखते हैं। लेजर आपका हो गया ई कैश लेजर हो गया। तो ई कैश लेजर आपको कुछ ऐसा दिखता है मालिक, जैसे ये है यहां पर, और मैं अगर इसको यहां लेके चलूं तो ये ई कैश लेजर होता है। और ई कैश लेजर के अंदर अपनी अलग अलग पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, फी, ये वो। टैक्स कौन सा टैक्स? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। इंटरेस्ट किसका? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। किसका क्या है? इस प्रकार से 20 पॉकेट बनी हुई हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्सेल शीट हो गई आपकी, अगर यहां पर ये 443 रुपीज ये लिखा हुआ है तो ये किसके हैं 443 रुपीज? ये आईजीएसटी का इंटरेस्ट वाले पॉकेट में पड़ा हुआ है। और जो मशीन है भैया, जब आप यूज करने बैठोगे तो ये 443 रुपए आप यूज कर सकते हो आईजीएसटी का इंटरेस्ट भरने के लिए ही, क्योंकि ई कैश लेजर है। और ई कैश लेजर ऐसे मान के चलो जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है। अगर मुझे पेटीएम वॉलेट से कोई भी पैसा देना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ऐड सम बैलेंस। अगर मेरा सफिशिएंट बैलेंस पेटीएम वॉलेट में नहीं है तो मुझे कुछ बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ही मैं आगे पार्टी को पेमेंट कर सकता हूं। तो ये होता है आपका ई कैश लेजर। यहां पर आकर एक होता है मालिक आपका यहां पर ये ई लायबिलिटी रजिस्टर। ई लायबिलिटी रजिस्टर जो होगा इसके ना आपके ये 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। जिन्होंने पोर्टल नहीं देखा वो शायद पहली बार देख रहे होंगे ये चीज, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। पार्ट ए के अंदर आती हैं आपकी रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज, यानी कि जो सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज हैं जो आपने रिटर्न के माध्यम से बताई हैं वो आपकी यहां पर आती हैं। और जो अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज हैं वो पार्ट 2 में आती है, यानी कि अधिकारियों की तरफ से। यानी कि जो पति ने लायबिलिटी बताई कि मेरी ये लायबिलिटी है वो पार्ट ए में आएगी, और इसके ऊपर पत्नी ने कहा कि नहीं आप ये छुपा रहे हो, ये भी होनी चाहिए। जो डिमांड ऑर्डर पत्नी ने निकाला वो पत्नी
बाकी वाली लाइबिलिटीज आपकी पार्ट 2 के अंदर यहां पर रिफ्लेक्ट करी जाती हैं। तो अगर आपको यहां से देखना है तो वो पूछेगा भाई साहब बताओ डिमांड ऑर्डर या डिमांड आईडी बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरी कंपनी कोई डिमांड आज तक नहीं निकली है, ना ही मैं उल्टे पुल्टे काम करता हूं। जो मेरा डिमांड ऑर्डर निकले तो वो उसके माध्यम से यहां पर देखी जा सकती है कि आपकी कितनी डिमांड निकली हुई है। और तीसरा होता है मालिक आपका यहां पर लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यहां पर आपका ये होता है जो भी आपको जिस समय का देखना है वो आप यहां पर आकर सर्च कर सकते हो। तो किसी भी पीरियड का आप यहां पर लेजर मालिक आकर देख सकते हो। वैसे करके हम अपनी बात कर पाते हैं, राइट। कहां से कहां तक आपको लेजर देखना है वो आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। जैसे यहां पर देख सकते हैं अभी आप, तो मेरा जो क्रेडिट लेजर है इसके अंदर बैलेंस कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच में बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है। सीरियल नंबर, डेट, रेफरेंस, टैक्स पीरियड, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग ये वगैरह, ट्रांजैक्शन टाइप वगैरह भी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो जहां पर भी है आप देख सकते हैं कि कितना क्रेडिट क्या बनता है, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल होती हैं। अब वो क्या कह रहा है सुनो जरा। और जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो, जब आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो ना, तो पहले आप अपने लीजर्स को देख लीजिए। आपका ई लायबिलिटी, अगर मान लीजिए आपका लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर 20,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है और आपका यहां पर आकर जो ई क्रेडिट लेजर है, ई क्रेडिट लेजर के अंदर आपका लाइक 6,000 का बैलेंस है, तो आपके ई कैश लेजर के अंदर आपका कम से कम 14,000 होना चाहिए। मान लीजिए एज ऑफ नाउ आपके पास सिर्फ 4,000 पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आपको पेमेंट करना ई कैश लेजर से 14,000 रुपए का, तो आपको यहां पर 10,000, ये वाला 10,000 आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट करना पड़ता है। आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सफिशिएंट बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये डिपॉजिट होने के बाद फिर आप अपनी इस लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हो वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B। बात को समझना मालिक, यहां इस मूवमेंट पर आकर आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, जीएसटी पेमेंट आप यहां कर रहे हैं, और यहां जो कर रहे हैं ये आप बैलेंस ऐड कर रहे हैं अपने ई क्रेडिट लेजर के अंदर। जब आप बैलेंस ऐड करते हैं तो आपको एक ना चालान बनाना पड़ता है मालिक। आप यहां पेमेंट्स के सर्विसेज के अंदर जाते हैं और सर्विसेज में जाके पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट्स में जाके क्रिएट चालान करते हैं। तो यहां आप जब चालान क्रिएट करोगे ना मेरे बच्चा, तो यहां पर आकर आप प्रोसीड्स अपना कर जाते हैं, तो यहां पर आपको चालान का फॉर्म मिल जाता है कि आप जो भी अपना चालान बनाना चाहते हैं वो आप यहां पर बनाइएगा। तो मैंने बहुत सारे चालान अपने पहले बना रखे हैं, चालान हिस्ट्री में दिखा सकता हूं। तो यहां पर आकर चालान जब बन जाता है आपका, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका चालान मालिक। ये यहां पर चालान बन जाता है, आपको फिगर डालनी होती है, और चालान जब बनता है तो उसमें एक सी पिन आ जाता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी पिन। ये जनरेट होगा चालान बनते ही, तो उसमें आपको पर्टिकुलर्स डालने होते हैं कि आपको कौन सा पेमेंट कितना करके चलना है। डिपॉजिट डेट क्या है, 19 मार्च 2021। डिपॉजिट टाइम आपका यहां पर ये हो गया वैसे करके। तो जो भी आपका ये है वो सारे की सारी डिटेल्स आपकी यहां पर आ जाती है, और उसके बाद फिर आप इसका पेमेंट यहीं से आप जाकर इसका पेमेंट मालिक कर देते हो, वैसे करके बात करी जाती है। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है जी। यहां से जाके आप उसका पेमेंट मालिक कर सकते हो। इस तरह से हमारी बात हो जाती है। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो भी दूर दूर तक नहीं है। अच्छा साहब, अब यहां से आपका ये जो चालान बनता है, ये जो आपने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक एक सिन जनरेट करता है। सिन होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, जो अभी मैंने आपको सी पिन दिखाया था, इस सी पिन के अंदर बैंक का कोड और जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और फिर ये सारा का सारा कोड जीएसटी पोर्टल पर रिवर्ट कर दिया जाता है, और जीएसटी पोर्टल पर आकर जो आपका ई कैश लेजर है उसको अपडेट कर दिया जाता है, और आपके ई कैश लेजर के अंदर ये बैलेंस यहां पर ऐड हो जाता है। तो जो चालान वगैरह सब क्रिएट किया जाता है, ये बैलेंस डिपॉजिट करने के लिए उसमें किया जाता है, और जब सफिशिएंट बैलेंस आपके इसमें आ जाए तो फिर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते समय उसका पेमेंट कर सकते हो। मैंने सारी चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखी है मालिक। ठीक सर जी। तो यहां पर जो बात आती है बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या होता है कि यहां आपकी ये लाइक आईटीसी यहां पर ये बनता था, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है। जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो आप उसका जो कैसे करते हैं, ई कैश लेजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिपॉजिट करके चलेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, वहां पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, वहां पर क्रिएट चालान करेंगे, वहां आपका सी पिन बन जाएगा। सी पिन के बनने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर दोगे, और पेमेंट करने के बाद फिर वहां से जो बैंक से सिन आएगा वो आपका पोर्टल को अपडेट किया जाएगा, और वहां से आपका लेजर अपडेट हो जाएगा। जो सिन है वो है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें आपका जो सी है ये तो सी पिन होता है, सी पिन के अंदर ही बैंक का कोड जुड़ जाता है।
सीपिन के अंदर ही बैंक का कोड जुड़ जाता है और आपका चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। वैसे करके उसके बाद बोलते हैं कि आप इस लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करके चलोगे। तो सबसे पहले आपको कौन सी लायबिलिटीज पे करनी है, पहले पुराने पाप धोने हैं या नए पाप धोने हैं। अगर मान लीजिए पत्नी को पैसा देना है, कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी, तो पहले वो निपटाएगी पत्नी, करेगी नया बात तो नया है ये तो मुझे याद रहेगा, पहले पुराना निपटाइए। तो पहले पुराना वाला हिसाब निपटाया जाएगा फिर नया वाला। और उसमें के अंदर भी उसके अंदर भी कहते हैं कि भाई पहले सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी, जो तुम अपने मुंह से कबूल कर रहे हो, पहले जो अपने मुंह से कबूल कर रहे हो पहले तो वो दो, जो अपने मुंह से कबूल कर रहे हो पहले वो पैसा दीजिए। उसमें पहले पुराना वाला और अब फिर करंट पीरियड का। उसके बाद जो हमने डिमांड निकाली, क्योंकि ये आप जानते हैं ये पार्ट 1 की लायबिलिटीज हैं और ये आपकी पार्ट 2 की लायबिलिटीज होती हैं जो जीएसटी पोर्टल पर आप देख रहे थे। तो पहले पार्ट 1 निपटाया जाएगा फिर पार्ट 2 निपटाया जाएगा। और पार्ट 1 के अंदर पहले पुराने हिसाब किताब होंगे, उसके बाद करंट का हिसाब किताब करवाया जाएगा। इज इट ओके? ऐसे करके मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा? ये होगा आपका CIS और CIS, C फॉर CGST, I फॉर IGST, S फॉर SGST, U फॉर UTGST की यहां पर बात करी जाती है मालिक। ठीक सर जी। इसके अंदर 2 सीक्वेंस होते हैं, एक होता है इंटरनल सीक्वेंस और एक होता है एक्सटर्नल सीक्वेंस। एक्सटर्नल सीक्वेंस के मुताबिक यहां पर यह आता है आपका 1 2 3। 1 का मतलब पहले आपको IGST के क्रेडिट को ठिकाने लगाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ऑफ IGST विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ। फिर यहां पर आते इंटरनल सीक्वेंस, तो पहले अपने के लिए इस्तेमाल करके चलेगा, ये आ गया आपका A। उसके बाद फिर किसके लिए इस्तेमाल करेगा जी? फिर किसके लिए इस्तेमाल करके चलेगा सर? फिर CGST और SGST। CGST SGST किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी रेशियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नंबर 2 आता है आपका यहां पर CGST। CGST क्रेडिट CGST के लिए इस्तेमाल हो सकता है पहले, और उसके बाद जो बचेगा वो आप IGST के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से SGST फर्स्ट ऑफ ऑल SGST के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद फिर वो IGST के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो CIS CIS ऐसे 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 ऐसे। तो इस प्रकार से क्रॉस यूटिलाइजेशन की बात यहां पर होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सीक्वेंस किस प्रकार से काम करके चलता है, उसी हिसाब से हम अपनी बातें यहां पर कर पाते हैं मालिक मेरे बच्चा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो हाँ बोलो। हाँ हाँ सर जी हाँ। ठीक है साहब। तो ये हमारी बात यहां तक हो जाती है और उसके बाद फिर चर्चा आती है आपकी। ये सब लिखा हुआ है, आपको डिपॉजिट करना है अपने ई कैश लेजर के अंदर, और उसके बाद में यूज या एडजस्ट ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप उसे यूज कर पाएंगे। ई क्रेडिट लेजर के बारे में आपको बता रखा है। उसके बाद मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आपका यहां पर दिया हुआ है, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर थोड़ा करके बता रखे हैं, मतलब आई मीन टू से कि कुछ प्रैक्टिस के लिए एक यहां पर क्वेश्चन आंसर आपको करके दे रखे हैं। उसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर जो 50 आता है ना मालिक, उसके अंदर क्या बोला गया है? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट के अंदर ये बोला गया है कि सुनो भैया मेरे लाल मेरे कबूतर, कि अगर आप पेमेंट लेट कर देते हो, डिले कर देते हो, तो वहां पर पत्नी कहेगी, ये रही पत्नी कहेगी देखो कि दुष्ट तो टाइम से आया क्यों नहीं है? अगर तूने लेट कर दिया है, तेरा टाइम कितने बजे आने का था, तू कितने बजे आ रहा है, आपको इसका ब्याज यहां पर देना पड़ेगा। तो ब्याज पहले क्या था कि ग्रॉस जो आपकी लायबिलिटी बनती थी उस पर आपको ब्याज देना होता था, लेकिन अभी उसे नेट लायबिलिटी पे कर दिया गया है। तो वैसे करके यहां पर बात की जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मामला सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के लिए। अगर रीअसेसमेंट का मामला बनता है तो फिर वहां पर ग्रॉस के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। एक चीज और ध्यान रखना, जरा शब्दों को ठीक से पढ़ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, मान लो जनवरी का है, जनवरी के महीने में आपने सप्लाई करी है, एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड, और जनवरी की ही रिटर्न में आपने उसको दिखा दिया। जनवरी की सप्लाई को जनवरी की रिटर्न में दिखाया, लेकिन पेमेंट लेट हुआ। जनवरी की रिटर्न को, जनवरी की सप्लाई को जनवरी की रिटर्न में दिखाया था, लेकिन फाइल बाद में करिए, डिले करी है, तो फिर आपका नेट पे बात करी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि सप्लाई जनवरी की थी, लेकिन आपने जनवरी की रिटर्न में नहीं दिखाई, बल्कि आपने दिखाई उसे अप्रैल की रिटर्न में जाके दिखा रहे हो, तो यहां आपके जो इंटरेस्ट आएगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पे ही निकल के आएगा। तो नेट पे तभी आएगा जब जिस महीने की आपकी सप्लाई थी उसे उसी महीने की रिटर्न में आपने दिखाया, भले ही बिलेटेड किया है, लेकिन उसी महीने की रिटर्न में आपने शो किया था, तो ही आपको नेट के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या निकल कर आता है, तो ये सर्कुलर उसी के संबंध में आपका दिया हुआ है। ये आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट,
टीडीएस की बात बाद में करेंगे हम। ये सीए इंटर वालों के लिए टीडीएस टीसीएस नहीं है। और इस प्रकार से चैप्टर में मेन तो 2 ही यही थे, और उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और आता है 53 करके, उसे हम बाकी सारा अगली क्लास में देख के चलेंगे। सीए इंटरमीडिएट वालों का काम यहीं तक हो जाता है। तो चलो, हालांकि ये 2 यहां तक का जो ये चैप्टर था ये कॉमन था, इंटर और फाइनल दोनों के लिए कॉमन था। बाकी अब बातें हम अपनी अगली क्लास में करके चलेंगे। थैंक यू सो मच। सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए तो चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट, और सीए फाइनल वालों का चैप्टर अभी ये बाकी है। टीडीएस और टीसीएस का शानदार वाला डिस्कशन अगली क्लास में आपके लिए लेकर मैं आऊंगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। मोनिका हैं, साहिल हैं, यश हैं, शिखर और जिनकी क्वेरीज है आप मुझे ना अभी 10 मिनट के बाद फोन कर लीजिए। फोन कर लिया करो डायरेक्ट यार, हाँ, लिखित पढ़त में थोड़ा हो जाता है। चलो, और मैं क्लास को इसको लेंथी नहीं करना चाहता, वरना एग्जाम टाइम में आप लंबी क्लास देकर घबरा जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा एंड लव यू मेरे बच्चा। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर आपसे, बाय।